चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत आज हम समास पढ़ेंगे। और छत्तीसगढ़िया में समास पढ़ने के लिए हमको हिंदी में समास पढ़ना जरूरी है। ठीक, तो मैं आपको पहले हिंदी वाला समास बताता हूं और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ी में उसको कंपेयर करके पढ़ लेंगे। क्या होता है समास? तो कुछ नहीं, दो शब्दों के मेल से बना, दो या दो से ज्यादा शब्दों से बना नया शब्द ही क्या कहलाता है? समास। जैसे मान के चलिए मैं एक शब्द ले लेता हूं, आजीवन। तो दो शब्द है, आ और जीवन, दोनों मिलके एक नया शब्द बना गया। पाठशाला, पाठ पढ़ना अलग चीज है, शाला स्थान अलग चीज है। ठीक है, विद्यालय। तो बस ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, तो ये हम फिलहाल हिंदी में समास देख रहे हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ी में जंप करेंगे। समास, समास क्या? दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना नया शब्द, ये क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास के कितने प्रकार बताओ? हिंदी में कितने प्रकार? 6। तो छत्तीसगढ़िया में भी कितने प्रकार होंगे? 6। हिंदी में भी 6 प्रकार है, छत्तीसगढ़ी में भी 6 प्रकार है। अब ये इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अभी जैसे बता रहा हूं जिस ट्रिक से, उसमें कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला समास याद रखना, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसको जैसे कोड से बता रहा हूं वैसे याद रखना। द्वंद्व, द्वंद्व देखना हमेशा दो लोगों के बीच होगा, एक लोगों के बीच नहीं रहता। आप घर में अकेले हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं है, दो लोग हो गए तो झगड़ा। आप लोग, कई लोग किराए में रहते होंगे यहाँ पे, ठीक है, अकेले रहोगे तो पूरा काम आपको करना है। दो लोग आ गए, जब बंटवारा जाता है काम को, फिर कोई अपने हिस्से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से झगड़ा झंझट होता है। अकेला इकलौता लड़का है, कोई दिक्कत नहीं। दो बेटे हो गए, दो गलती हो गई, अब दोनों में क्या होगा? झगड़ा होगा, बांटा के लेके, है नहीं होता है। तो कभी भी एक में झगड़ा नहीं होगा। द्वंद्व हमेशा कितने लोगों हुआ? दो। तो जहां पे भी दो लोग आ जाए, दो चीज आ जाए, वो क्या है? द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, जैसे राधा रानी, जैसे मम्मी पापा, माँ पापा, मम्मी पापा, माँ बाप, भाई बहन। तो दो लोग आ गए, ऐसे आखना। दो लोग रहे तो उनके बीच क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो दो लोग से आखना, जहां पे दो लोग है वो क्या आ गए? द्वंद्व समास, उनके बीच क्या होगा? द्वंद्व। एक है द्विगु समास। द्विगु, द्विगु समास भी याद करना काफी आसान है। द्वि, द्वि मतलब गिनती, दो, द्वि का मतलब दो। तो जहां पे गिनती आ जाए, 2 3 4 5 6 7, जैसे नवरात्रि, ठीक है, नवरात्र, चौराहा, 4 रास्ता, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द जैसे नवरात्रि, चौराहा, ये क्या हो जाते हैं? द्विगु समास के अंतर्गत आ जाए, जहां पे गिनती हो। हालांकि इसका टेक्निकल टर्म, टेक्निकल डेफिनेशन अलग है। जहां पे पहला दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व, जहां पे पहला पद प्रधान हो दूसरा पद प्रधान हो, ऐसे डेफिनेशन भी आएंगे। वो डेफिनेशन तो किताब नोट्स में लोग पढ़ ही लेंगे। मैं फिलहाल आपको ट्रिक याद करा रहा हूँ। द्वंद्व कहाँ? जहां दो लोग के बीच द्वंद्व दिखने को मिल जाए, दिन रात, राधा रानी, माँ बाप, दो लोग रहेंगे, ठीक है। और द्विगु में क्या? नवरात्रि, चौराहा, जहां पे गिनती का बोध हो जाए, जैसे नवरात्रि में 9 हो गया, चौराहा में 4 हो गए, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब उसके बाद देखो, इससे मिलता जुलता ही आपको बहुब्रीही भी देखने को मिल जाए। बहुब्रीही समास, बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो बहु मतलब उस शब्द का मतलब के अलावा एक तीसरा मतलब भी होता है। जैसे नीलकंठ, तो नीला कंठ, नीला गला, लेकिन वो शब्द का और भी मतलब होगा, बहुत सारे मतलब हो जाएंगे। ऐसे आप याद रखेंगे, बहुत सारा मतलब। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका? शिव भगवान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, ठीक है। दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी कि सर, 10 सर है जिसके, रावण। तो बहुत सारे मतलब हो गए, बहुत सारे मतलब। उस शब्द के अलावा 10 आनंद, 10 सिर के अलावा एक और मतलब हो गया, कौन? रावण, ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ जिसका, तो भैया नीलकंठ कौन? शिव भगवान की बात कर रहे हैं। तो बहुब्रीही समास अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो वो शब्द किसी थर्ड पार्टी को डिनोट करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को, ठीक। जैसे नीलकंठ किसके लिए यूज करते हैं? शंकर भगवान के लिए। लंबोदर गणेश भगवान के लिए। इस तरीके से बहुब्रीही को आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुब्रीही याद रखना। उसके अलावा देखो, एक और द्वंद्व हो गया, द्विगु हो गया, बहुब्रीही हो गया। अब आप याद रखेंगे अव्ययी भाव समास। अ से उ याद रखना, उपसर्ग, जिसमें उपसर्ग लग जाए, जैसे आजीवन, कुछ ना कुछ उपसर्ग लगे मिले रहेगा आपको, जैसे आजीवन, ठीक है, प्रतिदिन, भर पेट, ठीक। इस तरीके के आपको क्या देखने को मिलेंगे? उपसर्ग देखने को मिलेंगे। 4 प्रकार से, 4 प्रकार के समास आपको याद हो गए। 2 और बचा है, एक है कर्मधारय,
कर्मधारय समास, और छठवा है तत्पुरुष। कंफ्यूजन होता है इसलिए जो आसानी से याद हो गया उसको पहले बता दिया। हर किताब में अव्ययी भाव समास से पहले स्टार्ट होता है, जो पहले याद हो गया उसको पहले बता दिया, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अव्ययी भाव समास में आजीवन, प्रतिदिन ऐसे उपसर्ग लिखे रहेंगे। जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा 8-9 ठोक शब्द ही देखने को मिलेंगे, वो 8-9 शब्द को याद रख लेंगे कोड से, वो शब्द का उपयोग हुआ मतलब वो अव्ययी भाव समास हो जाए। ठीक। कर्मधारय, कर्मधारय में ध्यान रखना विशेषण और विशेष्य दोनों मौजूद रहते हैं, यानी कि किसी न किसी चीज की विशेषता बताई जाती है कर्मधारय में। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, नीलकंठ। बोले सर ऊपर भी, हाँ अभी समझना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो भैया किसके बारे में बात करें? नीला। नीला एक विशेषण हो गया, एक क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, किसके? गले की, नीलकंठ। एक महापुरुष, तो पुरुष की क्वालिटी बताई जा रही है, महान है पुरुष जो। ठीक है, समझ आई बात? तो बोले सर ये बहुब्रीहि और कर्मधारय में ऐसे में तो कंफ्यूजन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर नीलकंठ किस प्रकार का समास है, बहुब्रीहि ऑप्शन में है, बहुब्रीहि ले लेना, कर्मधारय है ये ले लेना, दोनों है दोनों ले लेना। ठीक। अंतर कब स्पष्ट होता है? जब उसका विच्छेद हो, और विच्छेद, समास के विच्छेद को विग्रह बोला जाता है। ठीक, मतलब उसका अलग का करना, संधि विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है, अलग करना। तो नीलकंठ, नीलकंठ। जैसे मैं बोलूं नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, नीला है कंठ जिसका, किसका? शंकर का। अब मैं विग्रह करके बता दूं तब आप कर्मधारय नहीं बोल सकते। अब आप किसके बारे में बात कर? बहुब्रीहि। ठीक है, नीला है जो कंठ। अब मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, गले की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली। नीला है जो कंठ, तब वो किस में आ गया? कर्मधारय में आ गया। एक और कंफ्यूजन आता है बहुब्रीहि और द्विगु में। जैसे दशानन, मैं अभी आपको बताया कि जहां पे गिनती आ जाए वो द्विगु, लेकिन यहाँ पे भी गिनती आ रहा है दशानन। ठीक है, तो भैया अब ये कैसे? तो याद रखना दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे गिनती, सिर्फ और सिर्फ गिनती आएगा, लेकिन ये किसी थर्ड व्यक्ति को, थर्ड पार्टी को संबोधित नहीं करेगा। बहुब्रीहि में वो तीसरे व्यक्ति की ओर चले जाता है। जैसे दशानन, तो केवल 10 सर की बात नहीं कर रहे हैं। ये 10 सर किसके होते हैं? रावण के। बाकी सबके होते हैं क्या? नहीं। गला नीला होता है क्या आपका? मेरा काला भले होगा, नीला नहीं होगा। ठीक है। तत्पुरुष, तत्पुरुष में देखो एक कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए डैश डैश डैश। तो जितने भी वो कर्ता ने कर्म को, ये सब वो किस में आता है? कर्ता, कर्म। ठीक, ये सब के मैं छत्तीसगढ़ी मायने आपको बताते चलता हूँ, उसको याद रखना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। के बाद अपादान, फिर संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये सब क्या है? कारक, विभक्ति चिन्ह। ये सब कारक हो गए, और इसके विभक्ति चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, एक और जगह से आएगा, अपादान में भी से आता है, लेकिन ये से, हाँ, आ से अपादान और अ से अलगाव। बचपन में पढ़े होंगे 6वीं क्लास में। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बताओ बच्चों ये इस प्रकार का कारक है। ठीक है। संप्रदान मतलब के लिए। ठीक है। संबंध में का, के, की। अब अधिकरण में और पर, और संबोधन में हे, अरे, ये। ठीक है, हे अरे। अब ये सर आप छत्तीसगढ़ी पढ़ाते पढ़ाते ये सब में काहे जंप हो गए? कारण है इसका। ठीक है, कारण है। यही चीज हम विभक्ति चिन्ह किसके बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ी में भी देखेंगे। जैसे के लिए को क्या बोलते हैं? जैसे मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, मोर बर, क्या बोलते हैं? बर। ये वो बर आना, क्या हो गया भाई? बर से क्या याद आ गया आपको? क्लियर? इतना कुछ समझ आया क्या कि इसमें कुछ समस्या, तकलीफ? गुड आफ्टरनून। अब देखो, अगर मैं बोलूं जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने। ठीक, राम करता हो गया, उसका विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? ने। इसी चीज को मेरे को छत्तीसगढ़ी में बोलना होगा तो
क्या बोलूंगा, राम हाँ रावण ला मारिस। तो छत्तीसगढ़ी में ये विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और हर भी, और हर, राम हाँ रावण ला मारी से। देखो, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, रावण कर्म हो गया, वो उसका विभक्ति चिन्ह हो गया। राम हा रावण ला मारिस, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, ला। ठीक है। कर्ण, कर्ण मतलब से, कैसे होगा इसका एक आध सेंटेंस बताओ। धनुष से, और कोई, जैसे मैं गाड़ी से जाता हूँ, कोई माध्यम, ठीक है, कोई माध्यम, मैं बाइक से स्कूल जाता हूँ, बाइक से गाड़ी जाता हूँ, मैं बाइक से कहाँ जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ। ठीक, तो एक माध्यम हो गया से। अब इसी चीज को मैं छत्तीसगढ़ी में बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा बताओ। है? गाड़ी ले जाता हूँ, ठीक है, गाड़ी ले जाता हूँ, कहाँ में जाता हूँ, गाड़ी ले जाता हूँ, साइकिल ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ला ले। संप्रदान के लिए, अब छत्तीसगढ़ी में याद करके देखो, बोल के देखो, आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे मोर बर कुछ खजानी लावे, मेरे लिए कुछ खाने का लेके आना, ठीक है, मोर बर, तो इसमें क्या आ जाएगा, पर। हम अपदान में भी से आएगा। ठीक, बचपन में देखो एक सेंटेंस कई बार पढ़ते थे, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, दोनों जगह से आता है, लेकिन करण में माध्यम बताता है, अपदान में अलगाव बताता है। जैसे मैं बाइक से जा रहा हूँ, बाइक को यूज करके बाइक के माध्यम से कहीं घूमने फिरने जा रहा हूँ, वहां पे से अलग से है, अपदान में आपको अलगाव देखने को मिलेगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहां पे भी से है, लेकिन कोई माध्यम की बात नहीं करना, पेड़ से अलग होकर गिरा है। ठीक है, तीर धनुष की बात कर रहे हैं, तीर चला रहे, धनुष से तीर निकल रहा है, तीर वहां से अलग हो रहा है। ठीक, इस प्रकार से मैं बाइक से जा रहा हूं, कौन सा चिन्ह बताओ, बाइक से जा रहा हूं, करण, बाइक से गिर गया, अपदान। ठीक है, समझ आ रहा है, तो वहां पे अलगाव दिख रहा है। अब आप बाइक पे बैठ के नहीं, ठीक, अभी आप बाइक पे तशरीफ रखे हो तो करण, तशरीफ आपका अलग हो गया, छुला गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपदान। अब देखो संबंध का के की, ये राम का पेन है, ठीक है, राम का पेन है, बच्चों के गाड़ियां रखी हुई हैं। ठीक, अब इसी को ही छत्तीसगढ़ी में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, राम के बाइक, है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, के। तो मैं ले कर रहा था, ये के हो गया, ये है, ये क्या है, ले, और ये का के की वाला ये हो गया। अधिकरण में पर, जैसे कोई एक आध एग्जाम्पल, टेबल, टेबल में या चेयर में राम बैठा हुआ है, तो टेबल म, ठीक है, टेबल म राम बैठे हवे, ठीक, तो म या माँ। ठीक, हे अरे को अलग अलग, जैसे गोई एक संबंध संबोधन के रूप में यूज किया सकता है, गोई। ठीक है, इसको याद रखना है ना, गोई करके बस उस शब्द को याद रखेंगे। इतने आपके क्या हो गए, विभक्ति चिन्ह हो गए, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हम लोग जंप करते हैं किस पे, छत्तीसगढ़ी समास में। तो समास छत्तीसगढ़ी में भी वही रूप रहेगा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं, समास। सार्थक शब्द से क्या तात्पर्य भैया, शब्द कुछ भी जोड़ दोगे, जैसे अब एक शब्द का भी अपना मतलब होना चाहिए, दूसरे शब्द का भी मतलब होना चाहिए, दोनों जुड़ गए उसका भी मतलब होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए वो शब्द। ठीक, इसमें कुछ उदाहरण दिया हुआ है, कुल तारक, कुल को तारने वाला, तो को से क्या है, कुल्ला तारने वाला, ये किसकी बात कर रहे हैं, बेटा की। ठीक है, बेटे को बोलते हैं कुल तारक। धान कोठी, धान बर कोठी, बर मतलब धान के लिए। गाय कोठी, ठीक है, या गाय कोठा, गाय कोठी गाय के लिए, तो गाय बर कोठा मतलब उनके रहने का स्थान। तुलसी चौरा, तुलसी के चौरा। ठीक, तो ये तो कुछ शब्द हो गए, अलग अलग प्रकार देखते हैं। समासिक पद और समास विग्रह, ये क्या होता है, समास के नियमों से बने हुए शब्द को समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। ये जितने भी हम लोग शब्द देखे वो सब समासिक पद कहलाएंगे। उनको जब हम अलग कर दें, उनके मीनिंग ढूंढने लगे, जैसे लंबोदर का मीनिंग ढूंढने लग जाऊं कि है क्या, लंबा है उदर जिसका, तो उसको क्या बोलूंगा, समास विग्रह। समासिक पद के शब्दों को अलग कर उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, ठीक है, माल बर गोदाम। वनवासी, वन के वासी, ठीक है, उसका जब हम लोग विच्छेद कर दिए, विग्रह कर दिए, विग्रह शब्द सही होगा। ठीक, जात बहिर, जात ले बाहिर, शादी वगैरह कर लोगे जात बहिर कर देते हैं, है नहीं। कर्जा बूढ़े, कर्जा माँ बूढ़े, बहुत ज्यादा पैसा ले लोगे, लोन ले लोगे, चुका नहीं पा रहे हो तो क्या, कर्जा में बूढ़े।
समास के भेद 6 प्रकार के, जैसे हम हिंदी में देखे थे, मैं आपको क्रम बस अलग बताया था, पहले द्वंद्व बताया जहां दो लोग हो, तो इसके छत्तीसगढ़ी रूप देखते हैं पहले द्वंद्व समास का। द्वंद्व जहां पे दो लोग होने के बीच द्वंद्व होगा, तो ऐसे याद रखना, द्वंद्व में दो लोग होते हैं, दो चीजें होती है, जैसे भूख प्यास, भूख और प्यास, ठीक। इसमें आपको एक ट्रिक बता देता हूं, और या फिर या, ये देखने को मिल जाएगा, ठीक। और या जब उसको आप ब्रेक करोगे ना, तो या तो और मिलेगा या फिर या मिलेगा, ठीक। तो देखो भूख प्यास, भूख और प्यास, आमतौर पे किसी शब्द के बीच में से हाइफन लगे रहेगा, ठेठरी खुरमी, ठेठरी और खुरमी, खवई पियई, खवई पियई, दिन भरे कर खवई पियई चलते थे, ठीक। ननंद भौजाई, ननंद भौजी, ठीक है। मूड़ गोड़, मुड़ी गोड़, आमतौर पे, ठीक। समझ आया, दो लोग हैं, दाल भात, दाल और भात। अगर इसके अर्थ पे जाए, तो जहां पे दोनों शब्द प्रधान हो, दोनों शब्द या दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, इंपॉर्टेंस रखते हो, जैसे मम्मी और पापा, तो मैं किसी एक को ऊंचे और एक को नीचे नहीं बोल सकता, दोनों शब्द अपने आप में वैल्यू रखते हैं, ठीक। तो राम सीता, माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण रह जाएंगे। और की जगह यहाँ पे औ लिख जाता है, लिखा। फिर मैं क्या बताया, द्विगु बताया, जहां पे गिनती हो, जैसे तितरा, 3 पुत्रियों के बाद उत्पन्न पुत्र, तितरी 3 लड़के के बाद लड़की आए, तो 12 मासा, 12 माह का समूह, ठीक है। उसके बाद 3 पनिया, 3 पत्तों वाला, सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, पंचहत्ता 5 हाथ लंबा, पंचहत्ता मतलब 5 हाथ वाला नहीं, ठीक है, 5 हाथ लंबा, ठीक। तो जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, पूर्व पद कहने का तात्पर्य जो शुरुआत वाला आ रहा है पहले, बाद में वाले को क्या बोलते हैं, जैसे मासा हो गया, पनिया हो गया, इसको उत्तर पद बोलते हैं। तो ये द्विगु क्लियर। और उसके बाद क्या बताए थे आपको, बहुब्रीहि बताया, बहुब्रीहि जहाँ पे कुछ मतलब निकल कर आ जाए, जैसे कुलतारक शब्द है, कुलतारक, लेकिन किसको संबोधित करते हो, बेटे को, तो कुल को तारने वाला अर्थात बेटा। दुजबर ऐसा वर्ग जिसकी पहले से ही क्या हो चुकी है, शादी है ना, उतने मन नहीं भरा उसका और करना चाह रहे, दुजबर। विषधर, विष को धारण करने वाला, किसकी बात करते हैं आमतौर पर, जहरीला सांप, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला कौन, शंकर भगवान, है ना। मरी कटान, जहाँ पशुओं को ले जाया जाता है, मतलब मरे हुए पशुओं को ले जाता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक। कुछ एकात उदाहरण कर्मधारय में भी आ जाते हैं, बहुब्रीहि में भी आ जाते हैं। अगर सिर्फ शब्द दिया है तो आप दोनों आंसर ले सकते हो, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है दोनों ले सकते हो, ठीक। लेकिन विग्रह दिया तो विग्रह से कुछ हद तक जांच की जा सकती है। पार लगैया, भव से पार लगैया, भव सागर से पार कराने वाले कौन, कृष्ण भगवान। तो ये आपका बहुब्रीहि समास हो गया, 3 समास हमने देखा। उसके बाद चौथा कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण देखने को मिल जाएगा। जो समासिक पद विशेषण और विशेष्य से बना है, अर्थात एक पद दूसरे की विशेषता बताई जाती है, जैसे काला बादल, काला बादल छत्तीसगढ़ी में बोल दिया उसको क्या, करिया बादल, ठीक है। तो बादल के बारे में क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है वो, काला है। प्राण प्रिय, जो प्राणों जैसा प्रिय हो, ठीक है, मेरे प्राण प्रिय ऐसे बोलते नहीं, प्राणों के समान प्रिय। घी रोटी, घी चुपड़ी रोटी, चुपड़ना मतलब समझते हैं, चुपड़ना जैसे तेल चुपड़ दे, मुरमुड़ी में तेल चुपड़ दे, हाँ स्प्रेड, हाँ ऐसे लगाना, ठीक है। जैसे तेल चुपड़ दे, भैया तेल लगा दो, ठीक, तेल चुपड़ दे मुड़ी में, तो ये हो गया। घी चुपड़ दे रोटी में, यानी कि घी लगा दो, ऐसा। तो घी चुपड़ी रोटी। धवरा बैला, धवरा रंग के बैला, बैला के बारे में विशेषता बताया जा रहा है, कैसा है, धवरा रंग है, धवरा मतलब एकदम चट गोरा टाइप का है ना, सफेद बैल। बिक करू, बिक जैसन कड़वा, बीज जैसन कड़वा। लम चोची, लंबी चोंच वाली, ऐसी लंगोड़वा होता है, लंगोड़ा, ये नीचे दिया भी है, लंगोड़वा या लंगोड़वा बोलते हैं, लंगोड़वा मतलब जिसका गोड़ कैसा हो, लंबा हो, ठीक है, का गोड़ लंबा हो। लमगोड़ी, लंगोड़ी या लंगोड़वी, लंबे गोड़ वाली। आमतौर पे जो लंबे रहते हैं लंबा पैर रहेगा जी, हाइट ज्यादा है और पैर इतना छोटा सा, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक। चंद्रमुखी, चांद जैसे मुख वाली, तो ये सब विशेषता बताया, वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय है। फिर यह तत्पुरुष समास, जिस समासिक पद या शब्द का उत्तर पद प्रधान और दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लुप्त हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दूध दोहिया, दूध के दुहैया, तत्पुरुष में ना जितने भी विभक्ति चिन्ह आ जाएंगे ना, सारे तत्पुरुष में है, और उसके आधार पर इसका वर्गीकरण भी किया जाता है। जैसे
मान के चलो मैं रंधनी कुरिया की बात कर रहा हूँ, इसका आप विग्रह करेंगे तो रांधे बर कुरिया, मतलब कुछ पकाने के लिए कमरा की बात कर रहे हैं, किचन की बात कर रहे हैं, रांधे बर कुरिया। अभी जो बर है या के लिए है, ये कौन से विभक्ति चिन्ह में आता है? के लिए, हाँ, करण में के लिए, संप्रदान, संप्रदान के लिए हो ना, के लिए बर, ठीक। तो ये कैसा कारक हो जाएगा या कैसा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। ये कैसा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। तो तत्पुरुष के भी बहुत सारे भेद हो सकते हैं, जो मैं जितने विभक्ति और कारक चिन्ह वाला बताया वो उसके भेद हो सकते हैं। दूध दुहिया, दूध के दुहिया मतलब दूध को धोने वाला, ठीक है। तो ये बताओ दूध के दुहिया ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा? तत्पुरुष समास का भी भेद अगर पूछा जाए तो। नहीं नहीं, चलो देखते हैं उसको, मैं भी नहीं देखिए, चलो। अब वही बात नहीं आएगा एग्जाम में। अब यही भाव समास, जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है और बाद वाला अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हिंदी में पढ़ेंगे अव्यय शब्द किसको बोलते हैं। फिलहाल अव्ययी भाव समास में मैं डेफिनेशन बताया तो उसमें क्या बताया था? उपसर्ग। तो दो चीजें आती हैं, एक आएगा आपका उपसर्ग और दूसरा शब्द रिपीट हो जाए, जैसे रातों रात, रातों रात चोर भाग गए, ठीक है, रातों रात हिड़मा बच के निकल गया, ठीक। तो वैसे ही रातों रात, दिनों दिन, है ना, ऐसे ही दिनों दिन गोरा हो जाता है, बोलते हैं ना, दिनों दिन गोरा हो जाता है, दिनों दिनों में। ये भर पेट, शुरुआत में एक भर, ये क्या लग गया? उपसर्ग लग गया, तो पेट भर के। एक दिनों दिन, दिने दिन, गांव गांव, अगर शब्द रिपीट हो जाए तो भी अव्ययभाव समास, और उपसर्ग लग जाए जैसे आजीवन की बात किया, ठीक है, वैसे वो सारे के सारे केस में आ जाएंगे, अव्ययभाव समास में आ जाएंगे। तो ये आपका समास वाला टॉपिक हो गया खत्म। कुछ उदाहरण है, उदाहरण वाले को पढ़ लेना, उदाहरण आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक। प्रभु, हो गई, रिकॉर्डिंग ऑफ करो, रिकॉर्डिंग बस।